Hello student, welcome you all to a free learning platform Let's Study India. Myself सुभाषी और हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 6 जो है लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस के पहले लेक्चर में हमने बात की थी किन किन बारे में, आपके जो भी न्यूट्रिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा था, ठीक, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में कैसे हो रहे हैं, साथ ही लाइफ प्रोसेस का क्या डिफिनीशन है, ये किस मैनर में हमारे लिए यूज़फुल है। अगर हमारे लाइफ में जितने भी प्रोसेसेस हो रहे हैं उनमें से कोई एक को हम इंटरप्ट कर दें, किसी एक में कोई चेंजेस कर दें, तो क्या होगा, हमारे सारे के सारे लाइफ पैटर्न कहीं ना कहीं उससे अफेक्ट होंगे। तो ये सारी हमने बोला था कि एक एक करके सारे टॉपिक को हमको डिस्कस करना है। ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है, उनके क्या क्या एग्जाम्पल्स है, ये सारी हमने पिछले लेक्चर में बात कर ली थी। आज हम बात करेंगे कि ये हमारे यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर में न्यूट्रिशन का पॉइंट ऑफ व्यू कैसे आया। ठीक है, तो बेसिकली यूनिसेलुलर, हाउ डू ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन्ड देयर फूड। यूनिसेलुलर की अगर हम बात करें तो यूनिसेलुलर के केस में कोई भी ऑर्गेनिज्म कैसे अपने फूड को ऑब्टेन करता है। सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म फूड इज टेकन अप थ्रू द एंटायर सरफेस। क्यों? क्योंकि इनके पास ना माउथ की रेंज होती है, ना एनस की रेंज होती है, ना हाथ पैर होते हैं। तो बेसिकली इनकी पूरी की पूरी बॉडी, आप इस स्ट्रक्चर से समझो कि इनकी पूरी की पूरी बॉडी क्या एक स्यूडोपोडिया नाम का स्ट्रक्चर क्रिएट करती है, जिसमें ये फूड पार्टिकल्स को जब भी बेसिकली सेंस करते हैं, ये क्या करते हैं, उसकी तरफ स्यूडोपोडिया की हेल्प से आगे बढ़ते हैं और फिर फूड वैक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं, जिससे वो फूड को अंदर ले लेते हैं, ठीक है, पैक कर लेते हैं और फिर उसको डाइजेस्ट कर देते हैं। ये प्रोसेस होती है किसमें, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। एग्जाम्पल है इसका अमीबा और पैरामीशियम। हालांकि यूनिसेलुलर तो बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे एक ही बॉडी में सारी की सारी चीज़ें, चाहे आपका डाइजेशन हो, एब्जॉर्प्शन हो, एक्सक्रीशन हो, सारी की सारी सिर्फ और सिर्फ एक सेल में हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ये 5 प्रोसेस याद रखने हैं। क्या? इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन। ठीक है, इंजेशन का मतलब क्या है, इंजेक्ट करना, फूड को अंदर की तरफ इनटेक करना। डाइजेशन, डाइजेस्ट करना। एब्जॉर्प्शन, अब फूड जो भी हम प्रोटीन ले रहे हैं उसमें जो भी एनर्जी होगी वो तो एब्जॉर्ब होगी, प्रोटीन हो, कार्बोहाइड्रेट हो, फैट हो, सब कुछ का एब्जॉर्प्शन होगा। एब्जॉर्प्शन के बाद एसिमिलेशन, एसिमिलेशन का मतलब एनर्जी प्रोड्यूस करना, ठीक है, और उसके बाद क्या होगा लास्ट में, एक्सक्रीशन। तो ये 5 प्रोसेस से क्या हुआ है, जितने भी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है या हमारे खुद के अंदर, ह्यूमन के अंदर, ये पांचों प्रोसेस कंटिन्यू होती है। अब स्टेप इन द ह्यूमन न्यूट्रिशन किस किस स्टेप में होगा, माउथ में। माउथ में क्या होगा, इंजेशन होगा, केमिकल डाइजेशन होगा और मैकेनिकल डाइजेशन। आप फूड को जब अंदर लेते हो, माउथ में लेते हो, हमारे मैक्सिमम डाइजेशन वहीं से स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, स्टार्च का डाइजेशन, चीज़ें वहीं का वहीं क्या होता है, डाइजेस्ट करना शुरू हो जाता है। आप जब बोलस बनाते हो, ठीक है, च्यूइंग करते हो, फूड को चबाते हो, तो वहाँ से जितने भी डाइजेशन की चीज़ें हैं, सारी चीज़ तो नहीं, जैसे प्रोटीन वगैरह तो नहीं, लेकिन स्टार्च के कुछ पार्ट वहाँ पे डाइजेस्ट करना शुरू हो जाते हैं। ईसोफेगस या फूड पाइप क्या है, बोलस पासेस फ्रॉम हेयर या पेरिस्टैल, ये पेरिस्टैल्सिस मूवमेंट क्या है, आपके कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन। जब आप फूड को अंदर लेते हो, फूड ऐसे खिसक के नहीं जाते हैं, हमारे जो फूड पाइप हैं, ठीक है, वो क्या, उनकी जो मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती है। तो वो कॉन्ट्रैक्ट, पहले कॉन्ट्रैक्ट फिर रिलैक्स, फिर कॉन्ट्रैक्ट फिर रिलैक्स, ऐसे ही मैनर में क्या होते हैं, फूड पार्टिकल्स नीचे की तरफ फ्लो होते हैं। स्टमक, स्टमक में केमिकल डाइजेशन होता है और मैकेनिकल डाइजेशन होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन, केमिकल डाइजेशन के साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ याद रखना है कि एब्जॉर्प्शन, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है हमारा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होता है। लार्ज इंटेस्टाइन ज़रूर लार्ज है, लेकिन उसकी बेसिकली कोई बहुत बड़ा फंक्शन, वो क्या करता है, रीअब्जॉर्प्शन करता है वाटर का, और आप जो भी दवाएं लेते हो उन दवाओं का भी रीअब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में। और लास्ट है हमारा रेक्टम एंड एनस, जहाँ से एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं मटेरियल। पढ़ते हैं एक एक करके सारी चीज़ें। डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट हुआ, माउथ से। माउथ में क्या होगा, बेसिकली खाना रखा रहेगा तो खाना मुंह के अंदर तो जाएगा ना, यानी इनटेक ऑफ होल फूड। उसके बाद क्या करेंगे, टीथ की हेल्प से क्या करेंगे, चबाएंगे या ग्राइंड करेंगे फूड को।
टंग के हेल्प से क्या होगा, रोलिंग ऑफ फूड, टेस्टिंग ऑफ फूड और सैलविंग ऑफ या पुशिंग डाउन ऑफ द फूड। हमारे पास अगर टंग ना हो तो बेसिकली खाने को पीछे ढकेलने का काम किसकी वजह से हो रहा है, टंग की वजह से। अगर आपका सोचो टंग फ्लेक्सिबल ना हो, एकदम स्ट्रेट कड़ा रहे, तो खाना वो आप ले लोगे मुंह के अंदर लेकिन वो निगल नहीं पाओगे, ठीक है। तो पुशिंग आउट या रोलिंग आउट कौन कर रहा है, हमारा टंग। सलाइवरी ग्लैंड सिक्रीट करता है सलाइवा और म्यूकस। म्यूकस क्या है, स्टिकी जिलेटिनियस मटेरियल दैट लाइन्स आवर लंग, थ्रोट, माउथ, नोज एंड साइनसेस। स्टार्च इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज बाय सलाइवरी अमाइलेज। इंपॉर्टेंट लाइन है, हमारे सलाइवा से सिक्रीट होता है क्या, सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवरी ग्लैंड सिक्रीट करते हैं सलाइवरी अमाइलेज। ये क्या करते हैं, स्टार्च को कन्वर्ट करते हैं किस में, ग्लूकोज में। यानी हमारा डाइजेशन यहीं से स्टार्ट हो गया, स्टार्च कन्वर्ट हो गया किस में, ग्लूकोज में। ईसोफेगस टेकिंग फूड फ्रॉम माउथ टू स्टमक बाय पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ मसल्स ऑफ द ईसोफेगस, ठीक है। अब ईसोफेगस में क्या होगा, खाना जब ईसोफेगस तक पहुंचेगा तो वहाँ पे मसल्स उनकी जो है वो कुछ मूवमेंट शो करती हैं। उस मूवमेंट का नाम क्या है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। इन मूवमेंट में होता क्या है, कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन होता है मसल्स का, जिसकी वजह से खाना नीचे की तरफ फ्लो होता है। स्टमक गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट इन स्टमक सिक्रीट गैस्ट्रिक जूस। हमारे स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट है, जिनसे कोई भी ग्लैंड है तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ से कुछ ना कुछ सिक्रीट आउट होगा, और वो गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या सिक्रीट करते हैं, गैस्ट्रिक जूस, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। आपकी मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन जो होगी वो कहाँ होगी, स्मॉल इंटेस्टाइन में। दीज स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन। पूरा का पूरा डाइजेशन कहाँ कंप्लीट होगा, हमारे स्मॉल। बच्चों को लगता है मैम स्टमक में होता है, नहीं, स्टमक आप छोटे जब तक क्लास में थे तब तक बोलते थे चलेगा। आप क्लास 10th में अगर ये बोलो कि हमारा डाइजेशन स्टमक में हो रहा है तो गलत है। हमारा डाइजेशन कंप्लीट हो रहा है कहाँ, स्मॉल इंटर, क्योंकि स्टमक के भी अब आप हायर क्लासेस में जाओगे तो वहाँ पे इलम, जेनम, ड्यूडेनम ये सारे स्टमक के ही पार्ट हैं, वहाँ पे चीज़ें और वेरी होंगी। तो ये सारी चीज़ें जैसे जैसे आपके क्लासेस के स्टैंडर्ड हाई होते जाते हैं वैसे वैसे आपके थिंकिंग और नॉलेज भी क्या होंगे, हाई होंगे। अब आप बेसिकली फोटोसिंथेसिस का एक नॉर्मल सा अगर आपसे कोई पूछे कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है तो आप ये बोलोगे कि मैम जिससे प्लांट अपने जिस प्रोसेस से खाना बनाता है, नहीं। अब आपको क्या बोलना है कि CO2 रिड्यूस होता है किसमें, कार्बोहाइड्रेट में, और वाटर स्प्लिट होके क्या प्रेजेंट होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के फॉर्म में, जिससे फॉर्मेशन होता है किसका, एक कॉम्प्लेक्स मटेरियल जिसको हम बोल रहे हैं कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज, ठीक है। वॉल ऑफ इंटेस्टाइन, अब ये जो डाइजेशन है ये क्या कंप्लीट कर रहा है, कार्बोहाइड्रेट का, ठीक है, प्रोटीन का और फैट का। स्टार्च का डाइजेशन कहाँ पे शुरू हुआ था, मुंह में ही हमारे सलाइवरी अमाइलेज करने शुरू कर दिए थे। बाकी जो चीज़ है, चाहे आपके कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे फैट हो, चाहे प्रोटीन हो, उनका डाइजेशन कहाँ कंप्लीट होगा, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक। वॉल ऑफ इंटेस्टाइन सिक्रीट इंटेस्टाइनल एंजाइम विच कन्वर्ट कार्बोहाइड्रेट इनटू ग्लूकोज, फैट इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल एंड प्रोटीन्स इनटू अमीनो एसिड, ठीक। इंटेस्टाइनल वॉल से कुछ सिक्रीट होते हैं जिनको बोलते हैं इंटेस्टाइनल एंजाइम। वो क्या करते हैं, ये सारी चीज़ें अब एक साथ नहीं होती हैं, हर चीज़ है। आपने एंजाइम के बारे में क्या पढ़ा, ये बायो कैटलिस्ट है और स्पेसिफिक नेचर के होते हैं। मतलब ये जिस पे आपको हमने बहुत सारे कलरफुल बॉल दे दिए, ठीक है, रेड कलर भी है उसमें, येलो कलर भी है उसमें, ब्लू कलर भी है, आपको कलरफुल बॉल ऐसे ही फेंक के दे दिया, और हमने हर बच्चे को बेसिकली बोल दिया कि तुम्हें क्या करना है, ब्लू कलर के बॉल को कलेक्ट करना है, एक को येलो कलर के करना और एक को रेड का। तो क्या करेगा कोई, बेसिकली उस कलरफुल बॉल्स में से जो ब्लू कलर होगा, जिसका डिपार्टमेंट ब्लू वाला ही होगा, वही उठाएगा उसको, रेड वाला तो ब्लू को उठाएगा नहीं, चीज़ें यही होगी ना। तो ऐसे ही नेचर होता है हमारे एंजाइम का। बॉडी में जितने भी एंजाइम्स हैं उनका जो भी जिस पे भी उनको एक्ट करना है सिर्फ और सिर्फ वो उस पर ही एक्ट करेंगे। ये नहीं कि जिनको प्रोटीन पे एक्ट करना है वो कार्बोहाइड्रेट को टच करें, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा।
जितने भी एंजाइम्स होंगे उनका जो भी फंक्शन होगा वो उसी पे ही एक्ट करेंगे, ठीक है। तो इंटेस्टाइन के वॉल से क्या सीक्रेट होते हैं, इंटेस्टाइनल एंजाइम, जो कि कार्बोहाइड्रेट को किस में कन्वर्ट करते हैं, कार्बोहाइड्रेट, या इसको हम अलग साइड पे देखेंगे। सारी चीजें अभी आप पढ़ लो, इसको एक फ्लो चार्ट की हेल्प से बना के हम समझेंगे। कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में टूटा, फैट्स किस में हो गया, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, और प्रोटीन किस में टूट गया, एमिनो एसिड पे, विद द हेल्प ऑफ एंजाइम, विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स, ठीक। इट हैज विलाई, विलाई क्या है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, विच हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड इनटू ब्लड। हमारा विलाई का एक चीज और हमने एक जगह और पढ़ा था, कहाँ पे पढ़ा था, याद है किसी को, जब हम हाउ डू ऑर्गेनिज रिप्रोड्यूस वाला चैप्टर पढ़ रहे थे तो वहाँ पे भी प्लेसेंटा और विलाई का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था कि बेबी से क्या कनेक्ट है, विलाई। प्लेसेंटा तो बेसिकली मदर और बेबी को कनेक्ट किया है, बेबी के जो वॉल है वहाँ पे कनेक्ट है क्या, हमारा विलाई। विलाई क्या करता है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन के लेवल को क्या करेगा, बढ़ा। तो यहाँ पे भी विलाई का फंक्शन सेम है, वो क्या किया है, सरफेस एरिया बढ़ा दिया है। अब आप सोचो कोई चीज़ ऐसी है, ठीक है, इसको इतने से इतने ही दूर में रहना है, अगर एक स्ट्रेट लाइन है चीज़ें वहाँ पे एब्जॉर्ब ज़्यादा हो रही हैं, या अगर हम उसी मैनर को ऐसे कर दें, चीज़ें अब ज़्यादा एब्जॉर्ब होंगी या पहले ज़्यादा एब्जॉर्ब हो रही हैं। इस केसेस में चीज़ें क्या हैं, कम एब्जॉर्ब होंगी, स्ट्रेट लाइन है, लेकिन यहाँ पे चीज़ें की अब्जॉर्प्शन रेट क्या है, हाई दिख रही है। तो बेसिकली विलाई का क्या फंक्शन है कि ये सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देता है ताकि एब्जॉर्प्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। इट रिसीव सिक्रीशन ऑफ लिवर एंड पेनक्रियाज, हमारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके ही पास क्या, लीवर का और पेनक्रियाज का सिक्रीशन आता है, बाइल जूस और पेनक्रियाटिक जूस का सिक्रीशन आता है। द फूड इज एसिडिक, हमारे बेसिकली स्टमक रीजन में HCl सिक्रीट होता है, ठीक है, और इसकी वजह से हमारे फूड का नेचर कैसा हो जाता है, एसिडिक नेचर, क्योंकि HCl क्या है, एसिडिक कैरेक्टर्स का है। तो बेसिकली फूड का भी नेचर कैसा हो जाता है, एसिडिक, विच इज मेड एल्कलाइन, यानी फूड को एसिडिक से एल्कलाइन मीडियम में कन्वर्ट करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है, ताकि पेनक्रियाटिक एंजाइम उन पे एक्ट कर सके। क्यों, क्योंकि पेनक्रियाटिक एंजाइम हमेशा ही बेसिक या एल्कलाइन नेचर पे ही एक्ट करेंगे, वो एसिड नेचर से रिएक्ट नहीं कर सकते, डैमेज हो जाएंगे वो, इसलिए फूड को अपना नेचर एसिडिक से चेंज करना पड़ता है एल्कलाइन मीडियम में, ताकि आराम से पेनक्रियाटिक एंजाइम उन पे एक्ट कर ले। अब पेनक्रियाटिक एंजाइम है क्या, द पेनक्रियास सिक्रीट पेनक्रियाटिक जूस विच कंटेन एंजाइम्स लाइक ट्रिप्सिन फॉर डाइजेस्टिंग प्रोटीन एंड लाइपेज फॉर ब्रेकिंग डाउन इमल्सिफाइड फैट, ठीक है। पेनक्रियाटिक जो एंजाइम है वो ट्रिप्सिन और लाइपेज नाम के एंजाइम को प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी हेल्प से ट्रिप्सिन किसको बेसिकली तोड़ने का काम करता है, प्रोटीन को, और लाइपेज एंजाइम को हमने बताया था ट्रिप्सिन, हालांकि ट्रिप्सिन में आपका एज वर्ड यूज नहीं है, जबकि मैक्सिमम आप 2 या 3 को छोड़ दोगे, मैक्सिमम जगह आप देखोगे कि जो भी एंजाइम्स होंगे उनके लास्ट में सफिक्स ऐड होता है क्या, एज। एज का मतलब ही है लास्ट में क्या, एंजाइम्स हैं। तो लाइपेज किस पे एक्ट करेगा, इमल्सिफाइड फैट करता है, फैट पे वो एक्ट करता है, ठीक है। फैट्स आर प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइन टू फॉर्म अ लार्ज ग्लोब्यूल्स विच मेक इट डिफिकल्ट फॉर एंजाइम टू एक्ट ऑन देम। क्या होता है, जो फैट होते हैं वो बड़े बड़े, क्यों फैट, अगर बॉडी में बहुत ज़्यादा फैट का डिपोजिशन हो जाए तो दिक्कतें आती हैं। क्या दिक्कतें आती हैं कि फैट की जो बेसिकली कंसंट्रेशन है अगर बॉडी में ज़्यादा हो गई तो फैट की एक खासियत होती है कि वो अपने आप को बेसिकली एक्सक्रीट आउट नहीं हो सकते, वो डिपॉजिट होना शुरू करते हैं और हमारे ब्लड के साथ साथ वो फ्लो। और ऑब्वियस सी बात है जो हार्ट अटैक वगैरह प्रॉब्लम होती है कोलेस्ट्रॉल लेवल बॉडी में ज़्यादा होने की वजह से होती है। पढ़ा होगा आपने कहीं ना कहीं या सुना तो होगा ही कि कोलेस्ट्रॉल लेवल का बढ़ जाता है तो ब्लड प्रेशर वाली बीमारी चालू हो जाती है, ठीक है, हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, जो फैट होते हैं वो क्या होते हैं, लार्ज ग्लोब्यूल, बड़े बड़े साइज के होते हैं, तो उनको स्मॉल साइज में तोड़ना ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों, क्योंकि वो कहीं तो एब्जॉर्ब हो नहीं रहे हैं, वो ब्लड में कंटिन्यू फ्लो कर रहे हैं। अब अगर वो हमारे वेन्स में अटक गए,
क्योंकि हमारी वेन्स बहुत पतली पतली सी हैं, ठीक है, उनमें अगर वो अटक गए, इतना बड़ा फैट ग्लोब्यूल अगर अटक गया तो ब्लड के सर्कुलेशन में प्रॉब्लम आएंगी, फिर हार्ट फेलियर वाले चांसेस क्रिएट होंगे। इसलिए जो फैट होते हैं वो क्या होते हैं, छोटे छोटे पीसेस में उनको कन्वर्ट कराया जाता है, ठीक है। बाइल साल्ट ब्रेक देम इनटू स्मॉलर ग्लोब्यूल्स विच इंक्रीज द इफिशिएंसी ऑफ एंजाइम एक्शन। अब फैट को पहले छोटे छोटे पार्ट्स में कौन तोड़ेगा, बाइल साल्ट, ठीक है, ताकि आराम से एंजाइम उन पे एक्ट कर पाए, ठीक। बड़े बड़े साइज पे कितने एंजाइम आके एक्ट करेंगे, छोटे छोटे, जैसे चींटी का आप केस ले लो, चींटी भी छोटे छोटे पीसेस को ही लेके जाती है ना, एक पूरे मिठाई को तो वो लेके जाएगी नहीं। तो इसी तरह फैट के भी सेंस में होता है, फैट एक बहुत बड़ा ग्लोब्यूल है, उसको पहले बाइल साल्ट के हेल्प से छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट किया जाता है और उस पर फिर हमारे लाइपेज एंजाइम आके वर्क करते हैं, जिससे वो और ज़्यादा उसको माइन्यूट, बेसिकली उनका एब्जॉर्प्शन करना उनके लिए आसान हो जाए, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन, इनका फंक्शन क्या है, एब्जॉर्प्शन ऑफ एक्सेस वाटर, एक्सेस वाटर जो है उनको एब्जॉर्ब करना। द रेस्ट ऑफ द मटेरियल इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी वाया द एनस, ठीक है, एनस के हेल्प से जो भी एक्सक्रीटरी या वेस्ट मटेरियल होगा वो बॉडी से बाहर हो जाएगा। हमने अब तक क्या क्या पढ़ा है स्मॉल इंटेस्टाइन से रिलेटेड ये चीज़ें, कि अगर प्रोटीन है, पहले तो कार्बोहाइड्रेट, ठीक, दूसरा क्या पढ़ा, प्रोटीन, और तीसरा क्या पढ़ा, फैट। कार्बोहाइड्रेट किस में टूटेगा, ग्लूकोज के ही फॉर्म में टूटेगा। प्रोटीन किस में टूटेगा, एमिनो एसिड। और फैट किस में टूटेगा, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल, ठीक है, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। अब क्या होगा, प्रोटीन पे एक्ट कौन सा एंजाइम करता है, ट्रिप्सिन। फैट पे कौन सा एंजाइम एक्ट करेगा, लाइपेज, ठीक है। आपको भी कार्बोहाइड्रेट का एंजाइम नहीं याद करना है, ठीक। अब ये जो एंजाइम है, ये दोनों ही एंजाइम, चाहे आपके ट्रिप्सिन हो चाहे लाइपेज हो, ये क्या है, पैनक्रियाटिक एंजाइम। कहाँ से आ रहे हैं, पेनक्रियास से आ रहे हैं, ठीक है। पेनक्रियास से आने के बाद वो एक्ट करेंगे हमारे किस पे, प्रोटीन पे, जिससे प्रोटीन टूट जाएगा अमीनो एसिड में, और फैट किस में टूटेगा, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, ठीक है। अब ये जो फैटी एसिड है ये बहुत बड़ा एक ग्लोब्यूल स्ट्रक्चर है, इस पे एक्ट करता है क्या, बाइल साल्ट, ठीक है। बाइल सॉल्ट क्या करेगा, इनको छोटे छोटे पीसेस में तोड़ने का काम करेगा, और इस पे फिर हमारे एंजाइम जो है लाइपेज वो काम करेंगे, और लाइपेज के फंक्शन से क्या होगा, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। ये पूरा कॉन्सेप्ट जो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रहा है, ये बेसिकली उसी का एक फ्लो चार्ट है। चाहो तो स्क्रीनशॉट लेना है, अगर रिवीजन के टाइम हेल्प हो जाएगी तो बहुत अच्छी बात है। आगे देखते हैं, रेस्पिरेशन, ठीक है। न्यूट्रिशन का पॉइंट ऑफ व्यू यहीं पे खत्म हुआ। नेक्स्ट है हमारा रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन दो प्रोसेस हो रहा है। अब अच्छा, कितनों को ये लगता है कि रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग दोनों सिमिलर है? रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग दोनों एक दूसरे के बिल्कुल भी सिमिलर नहीं है। इनफैक्ट आप ये कह सकते हो कि जो हमारा ब्रीथिंग है वो रेस्पिरेशन का पार्ट है। ब्रीथिंग का मतलब सिर्फ सांस लेना, यानी ऑक्सीजन अंदर गया, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आया, ये है ब्रीथिंग। अब वो ऑक्सीजन जो अंदर जा रहा है वो सेलुलर रेस्पिरेशन यानी फूड पे, बेसिकली फूड मॉलिक्यूल्स पे एक्ट कर रहा है, ठीक, और उनको ऑक्सीडाइज करने का काम कर रहा है। ये प्रोसेस कहलाता है रेस्पिरेशन, ठीक। तो रेस्पिरेशन इन्वॉल्व ब्रीथिंग और सेलुलर रेस्पिरेशन। ब्रीथिंग में इन दिस प्रोसेस इनहेलेशन, यानी क्या इनहेल होगा, ऑक्सीजन, एंड एक्सहेलेशन ऑफ CO2, ठीक। सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या होगा, ब्रेक डाउन ऑफ सिंपल फूड इन ऑर्डर टू रिलीज
एनर्जी इनसाइड द सेल। ऑक्सीजन जो अंदर गया वो क्या करेगा, फूड मॉलिक्यूल्स को तोड़ने का काम करेगा, जिसकी वजह से क्या रिलीज होगी, एनर्जी। ठीक है, ब्रेक। अब ये क्या आपको याद रखना है, पाथवे ऑफ ग्लूकोज। इस पे आप चाहो तो कितने स्टार लगा लो, 20, 50, 100, जितने भी स्टार लगाना है लगा लो, क्योंकि ये पाथवे याद होना मस्ट है। आपके डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इस पाथवे से। प्लस और एक चीज़ आपको याद रखना है, क्या याद रखना है, कितने नंबर ऑफ कार्बन के कंपाउंड है। जैसे ग्लूकोज, इसको हम फ्लो चार्ट पे देखते हैं। ग्लूकोज है हमारी बॉडी के अंदर। ग्लूकोज अगर साइटोप्लाज्म में गया, साइटोप्लाज्म में जाएगा तो वो टूटेगा किस में, पायरुवेट में। अब आपको याद क्या रखना है, ग्लूकोज कितने कार्बन कंपाउंड है, C6H12O6 ग्लूकोज का फॉर्मूला है, यानी कार्बन कितने, C6 यानी 6 कार्बन कंपाउंड। और पायरुवेट कितना है, 3 कार्बन कंपाउंड है, यानी 2 मोल ऑफ पायरुवेट टूटेगा ना। एक ग्लूकोज से कितना पायरुवेट टूट रहा है, 2 पायरुवेट टूट रहा है। अब ये पायरुवेट के 3 केसेस बनते हैं। वो 3 केसेस क्या हैं, अब आपको इनमें याद रखना है कौन सा एरोबिक है और कौन सा एनारोबिक है। एरोबिक इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और एनारोबिक इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में चीज़ें हो रही हैं तो होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, अगर ऑक्सीजन के एब्सेंस में चीज़ें होती हैं तो वो होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे पहले एरोबिक और लास्ट में पढ़ेंगे एनएरोबिक, और बीच में पढ़ेंगे क्या, लैक। लैक का मतलब ऑक्सीजन तो है लेकिन जितना चाहिए उतना नहीं है, लैक ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, एरोबिक कंडीशन में जैसे ही आएगा टूटेगा क्या, CO2 का फॉर्मेशन होगा, प्लस H2O का फॉर्मेशन होगा, प्लस एनर्जी कुछ निकलेगी। ऑब्वियस सी बात है, रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है, सेल रेस्पिरेशन कर रहा है एनर्जी के लिए, तो बेसिकली यहाँ पे एनर्जी निकलेगी। अब आपको यहाँ पे 3 कार्बन है तो कितने कार्बन CO2 निकलेंगे, 3 मोल ऑफ CO2। लैक ऑफ ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन की जब कमी होती है तो बनता है क्या, लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। लैक्टिक एसिड 3 कार्बन कंपाउंड है, ये याद रखना है, तो 3 से 3 बन रहे हैं, ये बेसिकली बैलेंस्ड है। अब एनारोबिक में क्या होगा, एनारोबिक कंडीशन में बनेगा इथेनॉल, इथेनॉल प्लस CO2 प्लस एनर्जी। ठीक है, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा मेथ, एथ, प्रोप। ठीक है, जितने नंबर ऑफ कार्बन होते हैं उतने नंबर ऑफ कार्बन के लिए अलग अलग आपके सफिक्स यूज, प्रीफिक्स यूज होते हैं। तो बेसिकली एथ में क्या है, मेथ के बाद एथ, यानी नंबर ऑफ कार्बन यहाँ पे क्या होंगे, 2 कार्बन, और 2 को बैलेंस करने के लिए 1 कार्बन यहाँ से आ रहा है, तो 2 + 1 = 3 कार्बन, बैलेंस्ड है। ठीक है, अब इनकी पढ़ना है साइट, कहाँ कहाँ पे ये होंगे। तो ग्लूकोज को पायरुवेट में चेंज करने वाली साइट कहाँ हो रही है, साइटोप्लाज्म में, वो तो तैयार है। एरोबिक कंडीशन में ये होता है हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, और लैक ऑफ ऑक्सीजन ये होता है हमारे मसल्स में। आपने फील भी किया होगा जब आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज या कोई फिजिकल काम करते हो तो मसल्स में क्रैम्प शुरू हो जाते हैं। ठीक है, वो क्रैम्प क्यों शुरू होते हैं, लैक्टिक एसिड के डिपोजिशन की वजह से, क्योंकि मसल्स को तो रिस्पायरेशन करना है। अब वहाँ पे अगर ऑक्सीजन, जितने आप काम करें उतनी ज़्यादा ऑक्सीजन अगर नहीं मिल रही है तो क्या होगा, लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। हालांकि कुछ टाइम के बाद आप ये भी फील करते हो बिना किसी मेडिसिन के वो दर्द अपने आप चला जाता है। क्यों, क्योंकि जैसे उस रीजन में ऑक्सीजन का इंटेक अच्छा हो जाता है, ठीक ठाक हो जाता है, वैसे ही वो लैक्टिक एसिड को वापस से कन्वर्ट करा देता है। तो ये सारी चीज़ें कहाँ हो रही है, मसल्स में। और एनारोबिक वाली कंडीशन कहाँ होती है, हमारे होती है ईस्ट में, बाय द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन। ठीक है, फर्मेंटेशन होता है ईस्ट में,
जहाँ पे बनता है इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड। ये है हमारा ग्लूकोज का पूरा पाथवे, ठीक है, जो हमारी एनसीईआरटी में भी इनफैक्ट दिया है। ये ठीक है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या हुआ, एनारोबिक कंडीशन, इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी का रिलीज हुआ। लैक ऑफ ऑक्सीजन मसल सेल्स में हुआ, लैक्टिक एसिड और एनर्जी का रिलीज हुआ। और प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया में हुआ, जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी का रिलीज हुआ। अब आपको यहाँ पे दो चीज़ें याद रखनी है, पहला तो साइट कहाँ पे कौन सी चीज़ें हो रही हैं, और दूसरा नंबर ऑफ कार्बन, कितने नंबर ऑफ कार्बन हर जगह बन रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ें जो हैं ये बेसिकली आपके जो छोटे छोटे से क्वेश्चन बनते हैं वहाँ पे हेल्प होगा। बाकी ये पूरा का पूरा जो चार्ट है, कभी कभी ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि ग्लूकोज का पाथवे डिराइव करके बताओ, तो ये आपको पूरा का पूरा अगर चार्ट तैयार है तभी आप क्वेश्चन का आंसर कर पाओगे, नहीं तो नहीं होगा, ठीक। रेस्पिरेशन में हमने बेसिकली कुछ ही टर्म अभी पढ़े हैं, अभी पढ़ना बाकी है क्या, ये यूनिसेलुलर में, प्लांट में और ह्यूमन में कैसे हो रहा है, ये चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इसके साथ आप अब तक जितने चीज़ें पढ़े हो उसका एक फ्लो चार्ट तैयार करके कोशिश करो ग्लूकोज के जो पाथवे हैं वो खुद से खुद अभी के अभी तैयार करके हटा लो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।